हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 के इतिहास विषय की वीडियो सीरीज में आज अगला वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रणी या उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक सुधार आंदोलन जिसका नाम था ब्रह्म समाज के नाम से, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक सामान्य सी फॉर्मल रिक्वेस्ट कि यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप YouTube स्क्रीन पर लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में राजा राम मोहन राय। पहले हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलन एक्चुअल में था क्या। देखिए आप, यूरोप के अंदर इससे पहले एक पुनर्जागरण की क्रांति हो चुकी थी जिसको यूरोपीय पुनर्जागरण के नाम से हम जानते हैं। उसी क्रांति का एक प्रभाव के रूप में भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिला और 19वीं शताब्दी के लास्ट के अंतिम वर्षों के अंदर भारत में भी उसी प्रकार की, उसी से मिलती जुलती एक नई क्रांति या एक नई चेतना उत्पन्न हुई और वही चेतना जो है वो हमारे पास क्या कहलाई, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाई। हालांकि ये यूरोपीय पुनर्जागरण से बिल्कुल अलग प्रकृति का था, लेकिन वास्तव में इसकी जो प्रेरणा है या इसका जो बैक या उत्प्रेरक का जो काम करने वाला जो अपने पास में विश्व के अंदर जो घटना थी वो यूरोपीय पुनर्जागरण थी। तो एक तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन जो थे वो क्या है, भारतीय समाज के अंदर आई हुई जितने भी कुरीतियां थी, मध्यकालीन का जो इतिहास रहा है वो अधिकतर क्या है, भारतीय समाज को अंधविश्वासों के अंदर और रूढ़िवादी प्रवृत्ति में बढ़ावा देने वाला रहा है। तो उस मध्यकाल के अंदर जो भी प्रवृत्तियां भारतीय समाज में गलत एंटर हुई या गलत प्रवेशित हुई, उन सब प्रवृत्तियों को समाज से बाहर निकालकर वापिस जो भारत की प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति की जो परंपरा जो पूरे विश्व के अंदर जानी जाती थी, उसी परंपरा को दोबारा से स्थापित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इन क्षेत्रों में आई हुई इन कुरीतियों को दूर करने के क्रम में जो आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ वो आंदोलन था हमारे पास सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में। तो सामाजिक सुधार आंदोलन अगर निष्कर्ष रूप में मैं कहूं तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आई वो क्रांति थी जिसने न केवल भारतीय समाज को एक तरीके से दोबारा स्थापित करने का या शुद्ध करने का कार्य किया, बल्कि भारत के जो लोग थे उनमें ये भावना भी जागृत की कि वो वास्तव में गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के वाहक हैं। तो इस क्रम में इस आंदोलन की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो भारत के बंगाल राज्य से होती है और उस बंगाल राज्य में एक व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जिनका नाम था राजा राम मोहन राय के रूप में। तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहां से इन्होंने अपनी इस परंपरा की शुरुआत की या इस ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जीवन परिचय में हम देखें तो 1772 ईस्वी का सन है और बंगाल का एक महत्वपूर्ण नगर राधा नगर के नाम से, इस राधा नगर में राजा राम मोहन राय जो है उनका जन्म होता है और जन्म जो है वो ऐसे घर में होता है कि इनके जो पिता जो थे वो बंगाल के जो नवाब थे उनकी नौकरी किया करते थे। तो एक तरीके से राजनीतिक रूप से ये शुरुआत में जन्म से ही इनके मन में एक प्रकार की विरासत के रूप में चीजें इनको देखने और समझने का मौका मिला। इसके बाद में इन्होंने बहुत सारी अपनी स्टडी की, पढ़ाई की, अंग्रेजी माध्यम के अंदर इन्होंने पढ़ाई की और ऐसा कहा जाता है कि 12 भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के लिए जानकार थे और उस समय शायद इतनी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति भारत में और कोई भी नहीं था। विदेशी भाषाओं में भी ऐसी भाषाएं जैसे हिब्रू भाषा बहुत कम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, वो भी राजा राम मोहन राय को समझ में आती थी, उसके बारे में जानकारी रखते थे। लैटिन भाषा उस समय की, फ्रेंच भाषा उस समय की, जर्मन भाषा उस समय की, सारी विदेशी भाषाएं, अंग्रेजी तो थी ही, इसके अलावा जो देसी भाषाएं थी, उर्दू थी, फारसी थी, ठीक है, उर्दू थी, फारसी थी, बंगाली थी, ये तो सारी भाषाएं जो है वो ये जानते थे। तो एक कहने का मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे राजा राम मोहन राय। तो 1803 ईस्वी का सन आता है और इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तरीके से लिपिक के तौर पर इन्होंने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत की थी और लगभग 10 वर्षों तक ये उस पद के ऊपर रहे। इसके बाद में इनके मन में भारतीय समाज में आई हुई जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का एक ज्ञान या चेतना पैदा हुई और 1814 में इन्होंने अपनी नौकरी जो थी उससे पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया और 1815 में इन्होंने सबसे पहले एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था आत्मीय सभा के नाम से। तो
तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के जीवन का पहला ऐसा संगठन था जो उन्होंने अपने स्वयं के स्तर पर स्थापित किया और इसके माध्यम से उन्होंने एक तरीके का जनमत जो था अपनी विचारों को लेकर अपने जो फॉलोवर्स या अपने अनुयायी थे वो बनाने शुरू किए और इसकी अंतिम परिणति जो होती है वो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ तो आत्मीय सभा से शुरू हुआ इनका सफर जो है वो 13 वर्षों के अंदर पहुंच जाता है कहां? ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ। यहां से हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज की डीलिंग कैसे चलती थी या ब्रह्म समाज जो है वो किस प्रकार से अपने कार्य करता था, क्या क्या उनके विचार थे, क्या क्या उनकी अवधारणाएं थी, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये राजा राम मोहन राय का एक सामान्य सा जीवन परिचय जो है वो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं सन 1828 से आगे की चीजों के बारे में जो कि हमें ब्रह्म समाज के रूप में देखनी है। तो ये जो ब्रह्म समाज था ये शुरुआत में ब्रह्म सभा के रूप में स्थापित हुआ था और बाद में इसका नाम जो है बदलकर कर दिया गया था ब्रह्म समाज। चलिए ब्रह्म समाज के बारे में हम देख लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया हुआ समाज था, लेकिन इनके महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में बंगाल के ही एक व्यक्ति थे द्वारिकानाथ टैगोर के नाम से। द्वारिकानाथ टैगोर के नाम से इन दोनों ने मिलकर इस समाज को आगे चलाया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1833 ईस्वी का सन है और राजा राम मोहन राय जो है वो भारत से बाहर लंदन के अंदर किसी कारण से गए हुए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। लंदन का ब्रिस्टल स्थान जहां पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी जो ट्रस्ट थी या ब्रह्म समाज जो थी इसको चलाने की जिम्मेदारी जो है वो लिखित रूप में द्वारिकानाथ टैगोर को सौंप दी थी। यानी कि ब्रह्म समाज के अगले वारिस या अगले उत्तराधिकारी जो थे उनको बना दिया जाता है मृत्यु से ठीक पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारिकानाथ टैगोर के रूप में। तो द्वारिकानाथ टैगोर 1833 से लेकर और 1843 ईस्वी के बीच में शानदार तरीके से एक तरीके से ब्रह्म समाज जो है उसको उसी परंपरा से आगे बढ़ाते हैं जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी। जो सिद्धांत और धारणाएं राजा राम मोहन राय की थी उन्हीं धारणाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो किसने किया? द्वारिकानाथ टैगोर ने किया। इन द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम से, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा जरूर, भारतीय इतिहास और साहित्य के बड़े विभूति रहे हैं। तो उनके पिता थे एक तरीके से देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे और द्वारिकानाथ टैगोर इनके पिता का नाम था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है 1839 ईस्वी के अंदर ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं सबसे पहले और इन्होंने अपना एक व्यक्तिगत संगठन स्थापित किया जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा के नाम से। तत्वबोधिनी सभा के नाम से तो तत्वबोधिनी सभा जो है वो स्थापित की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद में 1843 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु होती है और अगले वारिस के तौर पर ब्रह्म समाज के अगले वारिस के तौर पर नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस व्यवस्था को चलाया और इनके साथ 1857 में आकर जब 1857 वाली क्रांति हुई थी वो उस सन में आकर देवेंद्रनाथ टैगोर के सहयोगी के रूप में एक व्यक्ति जुड़ते हैं केशव चंद्र सेन के नाम से। केशव चंद्र सेन के नाम से इस केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने ब्रह्म समाज को बहुत ज्यादा लोकप्रियता दिलाई। किस रूप में दिलाई? दो तरीके से दिलाई। एक तो ये ब्रह्म समाज जो थे वो अब तक केवल बंगाल में अपनी शाखाएं स्थापित किए हुए था। केशव चंद्र सेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे बंगाल से बाहर लेकर गए। बंगाल से बाहर भी इन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में मद्रास तक इन्होंने ब्रह्म समाज जो है उसको लोकप्रिय बनाया। तो केशव चंद्र सेन जो थे उनके प्रयासों से ही ब्रह्म समाज जो है वो बंगाल से बाहर निकलकर और दूसरे भारत के क्षेत्रों के अंदर फैला और लोकप्रिय हुआ। दूसरी बात, केशव चंद्र सेन जो है ये बहुत ही ज्यादा अति उदारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, अति उदारवादी व्यक्ति। अभी तक क्या हो रहा था? ब्रह्म समाज जो है वो स्वयं को हिंदू धर्म की ही एक संस्था मानती थी। हिंदू धर्म ही इसका मूल धर्म था कहने का मतलब। लेकिन केशव चंद्र सेन जो है वो किसी एक धर्म में बंद कर नहीं रहना चाहते थे। बहुत ज्यादा उदारवादी टाइप के व्यक्ति थे। ईसाई धर्म का भी इनके ऊपर प्रभाव था। ये मानते थे कि अच्छी चीजें किसी भी धर्म से अगर ग्रहण की जा सकती है तो उनको व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये कहा कि ईसाई धर्म, अंग्रेजी शिक्षा, इसके साथ साथ क्या है फारसी, उर्दू, मुस्लिम, सिख, कोई भी ऐसा धर्म न हो जिसके व्यक्ति ब्रह्म समाज में शामिल न हो। तो ब्रह्म समाज की जहां शाखाएं थी वहां पर इन सब व्यक्तियों की एंट्री जो है वो भी शुरू कर दी थी जिसने केशव चंद्र सेन ने। तो दो तरीके से इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन 1867 ठीक 10 साल बाद में इस बात को लेकर, अपने उदारवादी व्यक्तित्व को लेकर इनका
एक तरीके से विद्रोह हो जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ, इनकी लड़ाई या संघर्ष हो जाता है इनके साथ। और यहाँ 1867 में आकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने अपनी जो शाखा थी ब्रह्म समाज की वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जारी रखी, आदि ब्रह्म समाज के नाम से जारी रखी। और इस आदि ब्रह्म समाज के सिद्धांत सेम वही थे जो ब्रह्म समाज के थे, मतलब हिंदू धर्म से जुड़कर रहने वाली और हिंदू धर्म और शास्त्रों को ही सीमित रखने वाली जो शाखा जो थी देवेंद्रनाथ टैगोर की, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज के नाम से। जबकि केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने अपनी अलग शाखा बना ली जिसको भारतीय ब्रह्म समाज नाम दिया गया, भारतीय ब्रह्म समाज। तो 1867 में आकर ब्रह्म समाज के अंदर पहला विभाजन होता है, पहला विभाजन होता है। और विभाजन के बाद ब्रह्म समाज दो भागों के अंदर बंट जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इनका ब्रह्म समाज वही था जो पुराने वाला था, इसलिए इसका नाम आदि ब्रह्म समाज रखा गया। जबकि जो प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने अपना अलग ब्रह्म समाज बनाया जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। तो 1867 में ये घटनाक्रम घटित हो जाता है। 5 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा है। 1872 ईस्वी के अंदर आकर केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने एक अधिनियम पारित किया अपने समाज का, अपना एक कानून बनाया जिसको बाल विवाह कानून या बाल विवाह कानून के नाम से जाना जाता है, बाल विवाह कानून। इस कानून में केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने ये बात कही कि लड़की की शादी अगर करेंगे तो उसकी न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की शादी अगर हो रही है तो उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ये आयु निर्धारित कर दी थी विवाह की, ताकि बाल विवाह को समाज में रोका जा सके। ये कानून बना लिया किसने? भारतीय ब्रह्म समाज के व्यक्ति केशव चंद्र सेन के द्वारा और इनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, 1878 ईस्वी में आकर और यही केशव चंद्र सेन जिन्होंने ये कानून बनाया था बाल विवाह कानून, ये स्वयं गलती कर बैठते हैं और अपनी एक 13 वर्ष की जो बेटी थी उसका विवाह बिहार राज्य के कूच बिहार का जो राजा था जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी उस लड़की से, उसके साथ इनकी शादी हो जाती है। तो 1878 में आकर और इन्हीं के सहयोगी थे आनंद मोहन बोस के नाम से, आनंद मोहन बोस के नाम से। तो आनंद मोहन बोस जो है उनका संघर्ष हो जाता है केशव चंद्र सेन के साथ और एक तरीके से भारतीय ब्रह्म समाज जो था इसका भी 1878 में आकर दो भागों के अंदर विभाजन हो जाता है, दो भागों में बंट जाता है। जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो तो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से ही रहा, जबकि आनंद मोहन बोस जो थे इन्होंने ब्रह्म समाज की नई शाखा शुरू कर दी और इसका नाम रखा साधारण ब्रह्म समाज के नाम से, साधारण ब्रह्म समाज। तो कहने का मतलब यहां तक आते आते और ब्रह्म समाज जो था उसके अंदर एक और विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन हुआ और ब्रह्म समाज जो है वो दो भागों के अंदर बंट गया। एक तो था वही भारतीय ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे और दूसरा इन्हीं के सहयोगी आनंद मोहन बोस जो थे उनका द्वारा स्थापित हो गया नया समाज साधारण ब्रह्म समाज के रूप में। कारण क्या था विभाजन का? जो बाल विवाह कानून पारित किया गया था 1872 में उसी का उल्लंघन किया गया स्वयं किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इसी उल्लंघन की वजह से 1878 के अंदर ये विभाजन जो है वो दूसरा कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म समाज जो था उसकी यात्रा 1828 से शुरू हुई और लगभग देखिए आप 1878 50 वर्षों तक ये समाज जो है वो भारतीय सामाजिक परंपराओं के अंदर अग्रणी और विकासशील प्रकृति का समाज रहा। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने, मैंने बताया आपको कि बंगाल से बाहर भी बहुत जगह ऐसी थी जहां पर इस समाज को स्थापित किया। तो बंगाल से बाहर में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र इसका बना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज के नाम से एक ब्रह्म समाज की ही शाखा खोली गई, प्रार्थना समाज के नाम से। और इस शाखा की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग। इनके द्वारा महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज की तर्ज पर ही एक नया समाज स्थापित किया गया जिसका नाम क्या था? प्रार्थना समाज था। और इसकी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इन्हीं के व्यक्तित्व या इन्हीं आत्माराम पांडुरंग के सहयोगी और शिष्य एक और थे महादेव गोविंद रानाडे के नाम से, महादेव गोविंद रानाडे के नाम से। तो देखिए जिस तरीके से राजा राम मोहन राय जो है वो बंगाल के अंदर नव चेतना का प्रसार किया था उन्होंने, उसी तरीके से पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं और विशेष रूप से महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा जो सक्रिय सहयोगी का कार्य किया वो थे महादेव गोविंद रानाडे। तो पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण के दूत के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो हमारे पास कौन से? महादेव गोविंद रानाडे। तो आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे
उन्होंने इस समाज की जब स्थापना की तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन जो थी उसकी नींव डाली या उसको आगे लेकर जाने वाले थे। इसलिए इनको आधुनिक भारत का पिता भी बोल दिया जाता है, नव जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है, इनको नव जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत नाम है इनके, नव जागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, युग दूत की संज्ञा भी इनको दी जाती है, युग दूत। सुबह के प्रभात का तारा कहकर इनको संबोधित किया जाता है, तारा। भारत का पहला नेता होने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत सारे मायनों में राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो थे उनका नेतृत्व किया और इसी वजह से इतिहास में इनका नाम जो है ब्रह्म समाज के रूप में अमर हुआ। तो ये सारी घटनाक्रम चला है, ब्रह्म समाज कैसे स्थापित हुआ, किन किन चरणों से गुजरा, कौन कौन से इसके मुख्य नेतृत्व करता हुए, इन सब की बात हमने कर ली है। तो आप क्रम से ही इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की मुख्य मुख्य शिक्षाएं क्या थी या ब्रह्म समाज ने मुख्य मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए, उसमें हम देख लेते हैं थोड़ी सी बात। कुछ राजा राम मोहन राय से संबंधित देखेंगे और कुछ इनके आगे आने वाले जो ये वारिस या उत्तराधिकारी जैसे द्वारिकानाथ टैगोर पहले, देवेंद्रनाथ टैगोर दूसरे, इसके इनके सहयोगी केशवचंद्र सेन ने इनको आगे बढ़ाया और इसके बाद गोविंद महादेव रानाडे जो थे और आनंद मोहन बोस जो थे, इन्होंने भी ब्रह्म समाज को आगे लेकर जाने का कार्य किया। चलिए अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। सबसे पहले कि राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अंदर कौन कौन सी नई परंपराओं की शुरुआत की और कौन सी चीजों का इन्होंने अपने आप में विरोध किया, इसकी हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि नाम ही हमने ये रखा है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने क्या क्या सुधार लेके आए हो इसकी हम बात करते हैं। देखिए धार्मिक क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय के विचार बहुत ही यूनिक प्रकृति के थे। इनका पूरा का पूरा जो दर्शन था वो एकेश्वरवाद पर आधारित था। एकेश्वरवाद पर आधारित था। एकेश्वरवाद का मतलब है कि पूरे संसार का जो निर्माता है या पूरे संसार का कंट्रोलिंग पावर जो है या नियंत्रक शक्ति जो है वो केवल एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है। और ये मत जो था इसका नाम मिला क्या, एकेश्वरवाद। अंग्रेजी में इसका नाम था मोनोथिस्ट। मोनो का मतलब है, थिस्ट का मतलब आस्तिक, जो केवल एक ब्रह्म या एक ईश्वर को मानने वाली थ्योरी या सिद्धांत था, उसका नाम क्या था, एकेश्वरवाद। और इसी के ऊपर इन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक की रचना भी की थी जिसका नाम था तुफात उल त्वाइफ। ठीक है, फारसी भाषा के अंदर इन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसी का इंग्लिश अनुवाद जो है, इंग्लिश अनुवाद गिफ्ट्स टू मोनोथिस्ट। ठीक है, गिफ्ट्स टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो इसका नाम क्या बैठता है, एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार, ये इनकी पुस्तक थी जो फारसी भाषा में इन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने किसका समर्थन किया था, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। और साथ ही ये कहा था कि भारत के अंदर जो वेद और उपनिषद है, वेद और उपनिषद जिनको हम वेदांत बोलते हैं, तो वेद और वेदांत ये दोनों तर्क और कसौटी पर आधारित है। कहने का मतलब इनमें जो बातें लिखी गई है वो सत्य है। इसके बाद में भारतीय धार्मिक धर्म के क्षेत्र में जो भी आडंबर आए हैं, जो भी आडंबर, चाहे मूर्ति पूजा को लेकर आए हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के कर्मकांड अलग अलग समय पर भारतीय समाज में किए जाते हैं पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, वो सारी चीजें जो है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। इनकी कहीं भी भारतीय दर्शन जो है, साहित्य जो है प्राचीन, उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं की हुई है। इसलिए इन्होंने धार्मिक आडंबरों का क्या किया, विरोध किया। तीसरी बात हम देखेंगे कि धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया इन्होंने, मतलब धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। सर्वधर्म एकता के ऊपर इन्होंने बल दिया कि विश्व में कोई भी धर्म बुरा नहीं है। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय जो है वो ईसाई धर्म से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे और ईसाई धर्म में बाइबल को लेकर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है, ये बाइबल पर आधारित राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी और इसमें ईसाई धर्म में कौन कौन से दोष है, कौन कौन सी कमियां हैं, उनके बारे में भी
मुख्य रहस्य जो है वो उजागर किए थे। तो कहने का मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे कौन? राजा राम मोहन राय। तो धार्मिक सहिष्णुता पर बल, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि को अपनाने पर बल, परंपरागत भारतीय समाज में आई हुई जो भी कुरीतियां या आडंबर थे, चाहे मूर्ति पूजा को लेकर हो, चाहे पुरोहितवाद या कर्म कांडों को लेकर हो, उनका इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। इसके बाद में इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो थी वो एकेश्वरवाद को मानने वाली थी, ठीक है। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी धार्मिक परंपरा, ऐसी कोई भी धार्मिक परंपरा जो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरती हो, आपका तर्क या आपका दिमाग उसको सही तरीके से स्वीकार न करे, तो उस परंपरा को तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसको तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये धार्मिक परंपराओं के संबंध में भी इन्होंने कहा कि विज्ञान और तर्क के आधार पर ही किसी भी परंपरा या किसी भी रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। तो ये मुख्य योगदान रहा राजा राम मोहन राय का धार्मिक क्षेत्र से संबंधित। और इसमें भी हमने देख लिया 2 पुस्तकों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, तोहफातुल तवारीख के नाम से और दूसरी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से, ठीक है। इसी को इंग्लिश में गिफ्ट्स टू मोनोथेइस्ट बोलते हैं, एकेश्वरवादियों को उपहार के नाम से भी इस पुस्तक को जाना जाता है। तो ये पहला धार्मिक क्षेत्र हो गया हमारे पास। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर सामाजिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन लेके आए सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि नाम हमने देख लिया सामाजिक धार्मिक आंदोलन था इसका नाम, इसलिए अब हमें सामाजिक क्षेत्र में भी देखना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में देखिए आप, सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाज के अंदर समानता स्थापित करना चाहते थे, समाज में सामाजिक समानता लाना चाहते थे। किस आधार पर? इसलिए इन्होंने क्या है, जाति प्रथा का विरोध किया। अस्पृश्य समझी जाने वाली जो जातियां थी उनके प्रति जो व्यवहार था उसका इन्होंने विरोध किया। तो समाज में सभी जो वंचित और गरीब और जो दलित वर्ग था उसको ऊपर उठाने के लिए भी या उसका भी समर्थन करने का प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। तो सामाजिक समानता की बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो थी स्त्रियों के संबंध में आई हुई जो बुराइयां थी उन सब को दूर करने के लिए इन्होंने अपने स्तर पर बड़े प्रयास किए। और उसमें सबसे बड़ा प्रयास जो था वो था एक प्रथा को समाप्त करना जिसका नाम था सती प्रथा के नाम से। प्राचीन समय में मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल का जो समय था 700 ईस्वी से लेकर उसके बाद का समय, इस मध्यकाल में क्या होता था, पति की मृत्यु होने के बाद जो महिला होती थी, उसकी पत्नी होती थी, उसको जबरदस्ती पति के साथ चिता के ऊपर जिंदा जला दिया जाता था एक तरीके से, या उसको दफना दिया जाता था। ये जो प्रथा कहलाती थी इसका नाम था सती प्रथा के नाम से। तो ये एक तरीके से मध्यकाल की बुराई थी। राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने सबसे पहले इस बात को सिद्ध किया कि सती प्रथा का उल्लेख अगर कोई ये कहे कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर सती प्रथा का प्रमाण मिलता हो, चाहे वेद है चाहे उपनिषद है, कहीं भी सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इस प्रथा को समाप्त किया जाना जरूरी है। और इसकी प्रेरणा उनको अपने घर से ही मिली। उनके जो बड़े भाई जो थे उनकी पत्नी की देहांत होता है सन 1812 के अंदर, और उस पत्नी को भी अपने भाई के साथ, इनके भाई के साथ क्या कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो इनके मन में एक कचोट उस बात को लेकर थी और ये चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त हो। तो इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो पत्रिकाएं थी, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं, इनकी किताबें थी, उन सब के माध्यम से उन्होंने एक जनमत तैयार किया। जनमत का मतलब इसके समर्थकों की एक टीम तैयार की, और वो जनमत जो है वो अंतिम रूप से सहयोग मिला उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून बना दिया 1829 ईस्वी में, और बंगाल में इसको लागू कर दिया गया। तो 1829 के इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी महिला को, विधवा महिला को अगर सती होने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो बंगाल के अंदर इस प्रथा के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से इस प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारत के दूसरे हिस्सों, बंबई के अंदर, मद्रास के अंदर भी लागू कर दिया। तो सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा किसका, राजा राम मोहन राय का। स्त्री बुराइयां और क्या क्या थी स्त्रियों को सम्मान को लेकर, इसमें हम बात करें तो बहु विवाह जो था उसका इन्होंने एक तरीके से विरोध किया, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए। इसके बाद में बाल विवाह जो थे उसको भी समाप्त करने के प्रयास किए इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह जो था उसको वापस शुरू, विधवा को विवाह करने की इजाजत देने का कानून इन्होंने बनवाने के प्रयास किए। तो कहने का मतलब स्त्रियों से संबंधित जितनी भी बुराइयां थी, पर्दा प्रथा थी, इन सब को समाप्त करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया।
इसके साथ साथ इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बल दिया स्त्री शिक्षा के ऊपर कि स्त्रियों की शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो स्त्री शिक्षा के साथ साथ आर्थिक संपत्ति जो थी, पिता की जो संपत्ति थी उसके अंदर भी स्त्री को बराबर का हक देने की बात जो है वो किसने की, राजा राममोहन राय ने की। तो स्त्रियों के उत्थान के लिए इन्होंने स्कूल भी स्थापित किए गए बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में। तो वहां पर स्त्रियां जो थी, महिलाएं जो थी, उनको क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था। तो महिलाओं को एक तरीके से आर्थिक संबल देने के साथ साथ शिक्षा की दृष्टि से और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दृष्टि से बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कौन, राजा राममोहन राय। साथ ही इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करके एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो जीती है एक तरीके से सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय जो है इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उसकी हम बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो 1817 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की है, कलकत्ता कॉलेज के नाम से, जो बाद में हिंदू कॉलेज के नाम से फेमस हुआ है। कलकत्ता कॉलेज या हिंदू कॉलेज भारत का पहला, मतलब एक तरीके से कॉलेजों के अंदर इसका नाम आता है हिंदू कॉलेज के नाम से, कलकत्ता कॉलेज के नाम से। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम शिक्षा जो है उसकी इन्होंने वकालत की थी। ज्यादातर शिक्षा जो है वो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में देने की वकालत की थी। इसके कारण दो थे। एक तो ये कहते थे कि आधुनिक विचारों को अगर जानना है आपको, आधुनिक विचारों का मतलब जो यूरोप के अंदर प्रचलित जो विचार है, राजनीतिक विचार या वैज्ञानिक तकनीकें नई नई जो आ रही है, उनको अगर समझना और जानना है तो उसके लिए शिक्षा किस रूप में होनी जरूरी है, अंग्रेजी भाषा के रूप में होनी जरूरी है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे एक तरीके से राजा राममोहन राय, और इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं जो है वो भी स्थापित की थी। इसी तरीके से इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है, 1825 ईस्वी के अंदर वेदांत कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर भारत के जितने भी धर्म दर्शन है उन सब का अध्ययन करवाया जाता था, और इसके साथ साथ उनका इंग्लिश के अंदर अनुवाद भी करवाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखो पत्रकारिता के क्षेत्र में और शिक्षा फैलाने के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान है। इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहकर संबोधित किया जाता है, या भारतीय पत्रकारिता का इनको जनक बोला जाता है। उस समय इन्होंने अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं निकाली थी। इन्होंने हिंदू भाषा के अंदर, मैं बात करूं हिंदू भाषा के अंदर, सॉरी हिंदी भाषा के अंदर बात करें तो बंगदूत के नाम से इन्होंने, सॉरी राजा राममोहन राय जो है इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर पत्रिकाएं जो है उनका प्रकाशन किया। इसके बाद में देखो इन्होंने बांग्ला भाषा के अंदर संवाद कौमुदी नाम से जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन इन्होंने किया। हिंदी के अंदर बंगदूत जो है उसका इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग भाषाओं के अंदर इन्होंने अलग अलग प्रकार की पत्रिका निकाली। फारसी भाषा के अंदर इन्होंने अखबार निकाला था जिसका नाम था मिरातुल अखबार के नाम से, मिरातुल अखबार के नाम से। तो अलग अलग भाषाओं को जानते थे, इसलिए जनमत तैयार करने में और अपने विचारों को आगे प्रेषित करने में इन्होंने पत्रिकाओं का सहयोग लिया, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय पत्रकारिता का क्या बोला जाता है, जनक या पिता कहकर संबोधित किया जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अलग अलग प्रकार की पुस्तकों की क्या, पत्रिकाओं का क्या किया, प्रकाशन किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या है, सबसे पहले तो भारत में से जो उस समय धन निष्कासित हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, उसका सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति राजा राममोहन राय थे। किसान और जमींदारों, किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे बंगाल के अंदर जमींदारों के द्वारा, उसका भी पहली बार विरोध करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन थे, एक तरीके से राजा राममोहन राय थे। तो आर्थिक क्षेत्र में तो इनका बड़ा योगदान नहीं है कोई, लेकिन मूल योगदान सामाजिक धार्मिक शिक्षा और राजनीतिक विचार के अंदर इनका नाम अग्रणी आता है। तो अंतिम विचार के रूप में हम देखते हैं कि इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या अपने विचार प्रकट किए, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अंतिम पॉइंट के रूप में राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार क्या क्या थे उनकी अभी बात करते हैं। राजनीतिक विचार बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए राजा राममोहन राय जो है इनको भारत का पहला राजनीतिक विचारक बोला जाता है, पहला विचारक थे राजनीति के। इससे पहले राजनीति के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की थी। तो पहले राजनीतिक विचारक या पहला नेता होने का श्रेय प्राप्त है किसको, राजा राममोहन राय को। इनके विचार थे क्या, देखिए आप,
पहली बात तो यह है कि राजनीति में ये उदारवादी व्यक्ति जो है, उदारवादी दृष्टिकोण जो है उसके व्यक्ति थे। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है कि समाज में हर प्रकार से क्या होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से क्या होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभी राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे भी हो सकती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है व्यक्ति की, जो अपने मूल अधिकार पढ़ते हैं उस मूल अधिकारों के अंदर जो स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसी तरीके की स्वतंत्रता किसको होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता की भी इन्होंने वकालत की, प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता की बात की। तो उदारवादी श्रेणी के व्यक्ति थे। ठीक है, दूसरी बात, ये हमेशा समाज में समानता लाने की बात करते थे। समानता और स्वतंत्रता ये दोनों इनके बहुत बड़े हथियार थे कहने का मतलब, और राजनीति के अंदर इन्होंने इनका उपयोग भी बहुत किया। समानता लाने की बात करते थे। इसके साथ साथ विश्व में चल रहे उस समय के जितने भी आंदोलन थे जो समानता और स्वतंत्रता के समर्थक थे, उस विश्व आंदोलनों का भी इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। राजनीति के अंदर इसकी अलग अलग बातें हैं। चलिए चौथे नंबर पर हम बात करें तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कहने का मतलब क्या हुआ, कार्यपालिका का मतलब है सरकार और न्यायपालिका का मतलब है कोर्ट। तो दोनों का क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे के अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर या किसी भी प्रकार का कोई आपस में विरोध या उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का जो सिद्धांत है राजनीति के अंदर, वो भी किसने दिया, राजा राममोहन राय ने दिया। भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो सिविल सेवाएं थी उस समय की, जिनके माध्यम से बड़े अधिकारी चुने जाते थे ब्रिटिश सेवाओं के, उन सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करने की अपील जो है या मांग जो है वो भी किसने उठाई, राजा राममोहन राय ने उठाई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राजनीति के अंदर उन विचारों को, ये स्वतंत्रता, समानता, ये जो जितनी भी उदारवादी, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये पश्चिमी अवधारणाएं थी, यूरोपीय अवधारणाएं थी ये, जिनको भारत के अंदर अप्लाई करने या भारत में लेकर आने का श्रेय किसको दिया जाता है, राजा राममोहन राय को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजा राममोहन राय जो है उन्होंने न केवल एक धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय समाज जो है उसको बदलने का कार्य किया। किसके माध्यम से, ब्रह्म समाज के माध्यम से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास वीडियो रहेगा राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करने का कार्य कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।